वेलकम बैक टू सी लतीफ़्स अकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉनेटरी पॉलिसी का सेकंड पार्ट। इस सेकंड पार्ट में हम मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स के बारे में जानेंगे और मॉनेटरी पॉलिसी के स्टांसेस के बारे में जानेंगे। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी के बारे में भी हम थोड़ा बहुत जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स की अगर हम बात करेंगे तो मॉनेटरी पॉलिसी के टू टाइप्स ऑफ टूल्स होते हैं। एक होते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स और एक होते हैं क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स को जनरल और इनडायरेक्ट टूल्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये पूरी इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, नॉट जस्ट ए पर्टिकुलर सेक्टर। ये हम जानेंगे ये किस तरीके से होता है। ठीक है, इन टूल में से सबसे पहले जो है CRR और SLR के बारे में हम जानेंगे, जिनको कंबाइन होके स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, और हम थ्योरेटिकली इन टूल को यूज़ करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल भी कर सकते हैं और अगर डिफ्लेशन होगा तो इकोनॉमी को रिवाइव करने की भी कोशिश कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई। वो हम देखेंगे ट्रांसमिशन जब हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, देखो मैंने कहा कि CRR और SLR are collectively known as variable reserve ratios or statutory reserve ratios। ठीक है, यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत यह है कि बैंकिंग सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, यानी किस तरीके से RBI तमाम बैंक्स के ऊपर, चाहे कमर्शियल बैंक्स हों, रीजनल रूरल बैंक्स हों, जितने भी टाइप्स ऑफ बैंक्स हों, उनके ऊपर उनको लीड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि जो कमर्शियल बैंक है वो किस तरीके से वर्क करते हैं और किस तरीके से वो प्रॉफिट कमाते हैं। दैट्स वाई दे आर नोन एज कमर्शियल बैंक्स, यानी वो भी प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, उस चीज़ को हम देखेंगे जिसको फॉर्मल लैंग्वेज में क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक भी कहा जाता है, यानी वो भी क्रेडिट क्रिएट करते हैं फ्रॉम द इनिशियल डिपॉजिट्स। यहाँ पे देखो आप, सपोज जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास जितने भी डिपॉजिट्स आए हैं, लेट्स उनको हम एज्यूम करते हैं कि वो कितने 100 रुपीज़, और इसको NDTL का नाम क्यों दिया जाता है, क्योंकि डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़। यानी आपको पता है कि कमर्शियल बैंक में डिफरेंट टाइप ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं। जैसे डिमांड डिपॉजिट्स में होते हैं सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। मतलब ये हम अपने मतलब कि कभी भी किसी भी वक्त में अपना जो मनी है जो हमने डिपॉजिट करा है उसको हम डिमांड वापस कर सकते हैं। ठीक है, सो इट इज़ ए काइंड ऑफ लाइबिलिटी, बैंक की लाइबिलिटी है पब्लिक के लिए। ठीक है, सो टाइम लाइबिलिटीज़ में आते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट्स। ठीक है, टर्म डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे FD कराते हैं वो इसमें सारे आते हैं, ये सारे लाइबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो जितने भी डिपॉजिट्स आए हैं बैंक के पास वो कंस्टिट्यूट करते हैं NDTL, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज़। ठीक है, सपोज बैंक के पास 100 रुपीज़ आया। ठीक है, नाउ अब क्या होगा, इस NDTL RBI बैंक को गाइडलाइंस देखा कि इस NDTL में आपने कुछ रिजर्व रेशोज़ रखने हैं। वो रिजर्व रेशोज़ क्या हैं, उसमें CRR 4% फॉर एग्जांपल और SLR 18% ऑफ NDTL। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जितने भी डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के पास आते हैं उनमें से कुछ हिस्सा RBI के गाइडलाइंस पे उनको साइड पे रखना होता है और बाकी जो भी बचेगा उसका वो बिजनेस करते हैं। यानी बाकी जो पैसा उसको हम कह सकते हैं कि ये लोनेबल है, इसको बैंक लोन में दे सकते हैं। ठीक है, अगर हम 22% ऑफ 100 का निकालेंगे तो ये 78 बचता, और इस 78 में क्या करेगा, ये बिजनेस करेंगे। क्या करेंगे, कमर्शियल बैंक बिजनेस करेंगे। वो बिजनेस किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे देखो आप, वो बिजनेस वो इस तरीके से करेंगे जैसे मैंने आपको बताया, उसको फंक्शनल रिजर्व बैंकिंग या क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक भी कहा जाता है, यानी जिसका दूसरा नाम मनी मल्टीप्लायर भी है। ठीक है, सपोज बैंक के पास इनिशियली कितना पैसा आया, इनिशियली उसके पास सपोज 100 रुपीज़ आया एज ए डिपॉजिट NDTL। ठीक है, इसमें RBI की कंडीशन पे ये CRR और SLR की कंडीशन को फुलफिल करते हुए मिला के 10% का ये बन रहा है। सपोज ये 10% का है, तो बाकी लोन देने के लिए इनको कितना है 90। ठीक है, मींस कि 90 का वो बिजनेस कर सकते हैं। वो आइडल कैश अपने पास इसका नहीं रखेंगे क्योंकि वो बिजनेस के लिए ही बने हैं, वो बिजनेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, अब क्या करेगा, ये इस 90 को कोई दूसरा बंदा उनके पास जाएगा और लोन लेगा उनसे। ठीक है, सपोज वहाँ पे पर्सन 2 आया और उसने क्या कहा, उसने RBI से इस 90 रुपीज़ का लोन
ले लिया, ठीक है। जो ही आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक के पास इसने 90 रुपीज़ का लोन ले लिया। 90 रुपीज़ जो ही इसके पास इसने लोन दिया, इट मीन्स दैट अब टोटल डिपॉजिट की अगर हम बात करेंगे कमर्शियल बैंक के पास, वो कितना बना 190, यानी 90 ये और 100 पहले, ठीक है, क्योंकि इसने किसी बंदे को लोन दिया, इट मीन्स दैट उसके अकाउंट में जमा हो गया। मतलब अगर टोटल डिपॉजिट की हम बात करेंगे दोनों का मिला के तो 190 हो गया। अब आरबीआई कहेगा कि इस 90 का भी आपने, क्योंकि जितने भी डिपॉजिट्स आते हैं उनका उसने रिजर्व रेशो रखना, इसका भी 10% अगर निकालेंगे वो बनता है 9 रुपीज़ और बाकी बचता लोन देने के लिए 81 रुपी। तो इस तरीके से ये साइकिल चलता जाएगा। अब 80 रुपी थर्ड बंदे को ये एज ए लोन देंगे, उसका 10% निकाल के 8.1 बाकी 72.9 इसके पास बचेगा। और इस तरीके से ये साइकिल चलता जाएगा, ये लोन देते जाएंगे जब तक ना ये 100 रुपीज़ पूरा एग्जॉस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि ये लोनेबल, देखो यहाँ पे ये लोनेबल डिक्रीज़ होता चला जा रहा है और ठीक है ये रिजर्व रेशोज़ भी यहाँ तक चले जा रहे हैं। तो जब तक ना फिर एंड मतलब ये चलता जाएगा जब तक नहीं 1000 रुपीज़ क्या करेंगे मनी क्रिएट करेंगे, ठीक है। इट मीन्स दैट इतने बंदे इनके पास आ जाएंगे और बहुत सारा पैसा इसी इनिशियल 100 से ये क्रिएट करते हैं। इट मीन्स दैट अगर इनिशियल और इसके बीच में देखा जाए, इसके बीच में रिलेशन देखा जाए, लास्ट में टोटल सम इन्होंने 1000 क्या किया 1000 क्रिएट किया। वो कैसे, क्योंकि इसका हम प्लस करते हैं फिर 81, फिर नीचे आएगा 72.9, फिर नीचे चलता जाएगा और ये 1000 बनेगा, ये एसेट्स 1000 बनेंगे, ठीक है। तो ये जो है ना, ये इनके बीच का जो रिलेशन है वो है क्या 100 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 1000, ठीक है 1000। दिस 10 इज कॉल्ड द मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर इसलिए क्योंकि इसने इनिशियल डिपॉजिट को मल्टीप्लाई किया और टोटल मनी इतना क्रिएट हो गया, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मल्टीप्लायर के नाम से भी जानते हैं। इस तरीके से बैंक क्या करता है, बैंक मनी क्रिएट करता है। यहाँ पे देखो बैंक मनी क्रिएट करता है, टोटल स्टॉक ऑफ मनी यानी जितना मनी का स्टॉक है डिवाइड बाई टोटल स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी। अगर हम इसका निकालेंगे मनी मल्टीप्लायर तो वो बनता है 10, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा जब हम मनी पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मनी M1 M2 M3 वगैरह, ठीक है। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि बैंकिंग सिस्टम जो है वो इस तरीके से वर्क करता है कि उनके इनिशियल डिपॉजिट्स जो होते हैं, इनिशियल डिपॉजिट्स का रिजर्व रेशो रखने के बाद वो उसको लोन देते जाते हैं जब तक ना वो हाईएस्ट मनी उससे क्रिएट ना कर पाते हैं। और उनके बीच में एक रिलेशन आ जाता है जिसे हम मनी मल्टीप्लायर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या मतलब कनेक्ट कैसे जोड़ना चाहता हूँ वो ये कि CRR और SLR, CRR खासकर और SLR, इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है बैंकिंग के इस मनी क्रिएशन के सिस्टम में, ठीक है, वो हम देखेंगे। सो यहाँ पे देखो, इससे पहले आप इनकी डेफिनेशंस देखो। CRR क्या होता है, CRR मीन्स कैश रिजर्व रेशो, CRR मीन्स कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व का मतलब है बैंक मस्ट कीप this much amount or balance with RBI. RBI does not pay interest on this deposit except in extraordinary circumstances like 1999's banking slowdown. मतलब कि NDTL जितने भी इनके डिपॉजिट्स आए, इसका कुछ पार्ट इनको क्या रखना है RBI के पास, उसको CRR कहा जाता है, ठीक है। और SLR इसके अपोजिट क्या है, ये भी NDTL का ही पार्ट है, SLR भी NDTL का ही पार्ट है, लेकिन ये रखना है बैंक को अपने पास ही इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट सच एज कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल्स और स्टेट डेवलपमेंट लोन बॉन्ड्स, अदर सिक्योरिटीज़ नोटिफाइड बाय RBI। यानी इसका ये पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ये सिर्फ कैश में SLR नहीं रख सकते हैं, बल्कि ये कुछ पोर्टफोलियोज़ में रखते हैं, चाहे गोल्ड में हो इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, मतलब 100 में से अगर 18% है, 18 रुपीज़ ये क्या रख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इन द फॉर्म ऑफ कैश एज वेल एंड अदर लिक्विड एसेट नोटिफाइड बाय RBI, ठीक है। लेकिन CRR जो है वो सिर्फ कैश में ही RBI के पास रखना पड़ता है, ठीक है। ये बात आपको समझ आई, दोनों का डिफरेंस ये है, CRR RBI के पास रखना इन द फॉर्म ऑफ कैश, लेकिन SLR जो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, इसका ये पोर्टफोलियो बना सकते हैं, मतलब डिफरेंट एसेट्स में, लिक्विड एसेट्स में ये इस SLR को रख सकते हैं अपने पास। SLR का मकसद ये होता है कि जो बैंक जो डिमांड है, जो कमर्शियल बैंक की जो डिमांड है मनी की खातिर, उसको फुलफिल करने के लिए, सपोज़ ईद फेस्टिवल आया या दिवाली आई, उस टाइम लोग बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, विड्रॉ मनी करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम
बैंक ज़्यादा SLR रखते हैं, क्योंकि उस टाइम लोग ज़्यादा अपना पैसा बैंकिंग सिस्टम से निकालते हैं, ठीक है। तो उस टाइम SLR बढ़ जाता है। SLR उसी के लिए होता है कि जब डिमांड लोग अपना पब्लिक अपना जो पैसा है वो डिमांड करें, उसकी रिक्वायर को फुलफ़िल करने के लिए SLR रखा जाता है। CRR एज ए मतलब सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे सपोज़ आप कोई बैंक अकाउंट खोलते थे, आपको रिजर्व बैलेंस रखना पड़ता था, ठीक है। इस तरीके से ये समझो कि कोई भी बैंक जिसका RBI के पास अकाउंट है, एज ए सिक्योरिटी वो CRR काम करता है, ठीक है। अब देखो आगे, CRR first suggested in by British economist James Keen and first introduced in US Federal Reserve, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ USA, और इसको इंडिया में लाया गया RBI एक्ट के दौरान 1934 में, ठीक है। लेकिन जो SLR है ये किस एक्ट के तहत आया? RBI एक्ट ऑफ 1949, जब नेशनलाइज हुआ RBI, ठीक है। देखो यहाँ पे जो CRR है ये कोई प्रॉफिट इस पे अर्न नहीं करते हैं। जैसे सपोज जो भी कमर्शियल बैंक है, जितना पैसा इन द फॉर्म ऑफ CRR उन्होंने RBI के पास रखा इन द फॉर्म ऑफ कैश ओनली, तो उस पे RBI कोई इंटरेस्ट इनको पे नहीं करता, ठीक है, यानी कोई इंटरेस्ट नहीं देता है। इट मीन्स दैट CRR इज ए आइडल कैश लेइंग विद द RBI, ठीक है, जो कि कमर्शियल बैंक का होता है। और कमर्शियल बैंक के किस पार्ट का होता है? NDTL का पार्ट होता है, ठीक है। लेकिन जो SLR है उस पे ये कुछ RBI से कुछ इंटरेस्ट क्या कभी कभी जब RBI को लगता है वो इनको इंटरेस्ट देता है अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन आई मीन इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, जो भी होगा इकोनॉमी में चल रहा है, तो उस टाइम उस हिसाब से RBI इनको इंटरेस्ट दे सकता है। सम प्रॉफिट्स में भी इन्वॉल्व, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, RBI कैन फिक्स एनी अमाउंट ऑफ CRR लीगली, देयर इज़ नो मैक्सिमम मिनिमम लिमिट। इसमें क्या है? प्रेजेंटली इट इज़ जो SLR की बात हो रही है ये 18% है, ठीक है। लीगली SLR कैन नॉट बी मोर देन 40%। इसमें मैक्सिमम जो कैप रखी गई है वो है 40%। 40% से ज़्यादा SLR नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, RBI। यहाँ पे देखो, अगर हम कोरोना में बात करेंगे तो जो CRR है वो बहुत नीचे चले गया था, ताकि बैंकिंग सिस्टम में ज़्यादा पैसा चले जाए और इकॉनमी में ज़्यादा मनी सप्लाई हो जाए, ताकि लोग डिमांड ज़्यादा कर सकें और प्रोडक्शन को बूस्ट मिले, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए। इसलिए CRR को रिड्यूस किया गया था, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो, ऑल बैंक्स मस्ट कीप CRR, सारे बैंक्स। However, RBI may prescribe separate norms and slabs for regional rural banks and cooperative banks. सारे बैंक्स को रखना पड़ता है, कमर्शियल बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स। लेकिन रीजनल रूरल और कोऑपरेटिव बैंक्स में CRR की कंडीशन डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। और SLR का भी सेम है, मतलब SLR भी RBI इसी तरीके से डायरेक्ट करता है हर बैंक के ऊपर। नाउ CRR और SLR, यहाँ पे देखो, CRR और SLR आर काउंटेड फॉर नाइटली बेसिस। इफ़ नॉट मेंटेन, बैंक विल हैव टू पे पेनल्टी इंटरेस्ट रेट टू RBI। दिस पेनल्टी रेट इज़ लिंक्ड विद बैंक रेट, ठीक है। यानी बैंक रेट का हम जब पढ़ेंगे कि बैंक रेट कितना होता है, किस हिसाब से होता है, और बैंक रेट को कंसिडर किया जाता है एज ए पिनल रेट। यानी जब भी कोई कमर्शियल बैंक RBI की गाइडलाइंस को फॉलो ना करेगा तो वो एज ए जितना बैंक रेट होगा उतनी पेनल्टी RBI को पे करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, CRR एंड SLR इंश्योर मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया थ्रू टू प्राइमरी फंक्शंस, ठीक है। पहला फंक्शन है CRR असिस्ट मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। जो CRR है ना, CRR ये असिस्ट करता है मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। वो कैसे? देखो, मैंने बताया था पहले, इनिशियली CRR अगर 100 रुपीज़ डिपॉजिट हमारे पास आए, इसका रखना है CRR और SLR रिक्वायरमेंट। उसके बाद जो बचेगा वो कमर्शियल बैंक लोन लोगों को लोन देते हैं और उससे मनी क्रिएट करते हैं। अगर CRR की कंडीशन क्या होगी? कम होगी, लेस होगी। मतलब अगर ये 2% होगी, इट मीन्स दैट बाकी जो बचेगा, और ये 18% होगा, इट मीन्स दैट 20% इनको ये रिजर्व रिक्वायरमेंट रखनी है, बाकी बचा 80, ठीक है। ऊपर वाली एग्जाम्पल में हमने देखा था कि 78%, क्योंकि CRR हमने 4% लिया था। यानी जितना CRR कम होगा, बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को ज़्यादा पैसा होगा लोन देने के लिए। इट मीन्स दैट उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, उससे वो ज़्यादा मनी क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स वाई ये यहाँ पे कहता है कि CRR असिस्ट इन
मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। अगर कम होगा मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट को बूस्टअप मिलेगा। अगर CRR इंक्रीज किया जाएगा, इट मीन्स दैट कमर्शियल बैंक विल क्रिएट लेस मनी फ्रॉम द इनिशियल डिपॉजिट्स। ओके, नाउ यहाँ पे देखो CRR और SLR ये क्या करते हैं, ये बफर प्रोवाइड करते हैं, बफर स्टॉक प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बैंक रन के लिए ये ज़रूरी है। क्योंकि सपोज़ अगर कुछ र्यूमर्स आ गया या कुछ भी वार के ज़माने में या फ्लड्स आए या कोई भी कैटास्ट्रॉफ आया, तो सारे लोग अपना पैसा बैंक से निकालना चाहेंगे। तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम बैंक के पास उतना कैश अवेलेबल होना भी चाहिए। तो मतलब उस टाइम लोग अपना पैसा निकालेंगे और CRR और SLR उस टाइम बफर प्रोवाइड करेंगे, बैंक रन के लिए ज़रूरी है, उसको प्रोटेक्ट करेंगे सॉल्वेंट होने में। ठीक है। Now, while in theory, CRR and SLR can be used for inflation control, but RBI primarily relies on repo rate. ठीक है, it is a policy rate to combat inflation, not CRR and SLR. देखो यहाँ पे क्या कहता है, ये बोलता है कि थ्योरी में CRR और SLR भी इन्फ्लेशन कंट्रोल में मदद करेगा, लेकिन प्रैक्टिकली RBI रेपो रेट को यूज़ करता है। पहली बात आपने ये याद रखनी है। लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में इन्फ्लेशन कंट्रोल के ऊपर कंडीशन दी जाएंगी, आपने तीनों रेट्स को कंसिडर करना है। आपने सिर्फ वहाँ पे रेपो रेट को ही नहीं देखना है, बल्कि आपने थ्योरी के ऊपर भी वहाँ पे जाना है कि हाँ SLR और CRR भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। देखो कैसे। नाउ इन्फ्लेशन मीन्स इकोनॉमी में प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं, इकोनॉमी में प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं। ठीक है, प्राइसेस इंक्रीज़ इसलिए हो रही हैं क्योंकि मनी सप्लाई इकोनॉमी में ज़्यादा हुई है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आया है। इट मीन्स दैट लोग परचेजिंग पावर उनकी बढ़ गई है, लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, परचेजिंग पावर इंक्रीज़ होने का मतलब है कि लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। हम देखते हैं कि शॉर्ट रन में जो प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट रहती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी शॉर्ट रन में नहीं बढ़ती है। कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है और वो लॉन्ग रन में ही पॉसिबल हो सकती है। शॉर्ट रन में इसलिए हम कहते हैं कि शॉर्ट रन में सप्लाई कांस्टेंट रहती है। जब सप्लाई के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, सप्लाई को ज़्यादा लोग डिमांड करने वाले होंगे, इट मीन्स दैट डिमांड के सप्लाई के ऊपर इफेक्ट पड़ जाएगा। सप्लाई उतनी रहेगी, सप्लाई उतनी रहने के बाद असल में प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी। कैसे? सपोज़ हमारे पास मिल्क की डिमांड है। ठीक है, मिल्क की डिमांड हम कंसिडर करते हैं। पॉपुलेशन सपोज़ एक गांव में वो क्या है, वहाँ पे 10 पीपल है, 10 हाउस होल्ड है और मिल्क की सप्लाई वहाँ पे 8 है। ठीक है, और हर एक हाउस होल्ड को मिल्क की ज़रूरत है। ठीक है, मतलब शॉर्ट रन में ये सप्लाई कांस्टेंट है। अब क्या होगा, ये 10 लोग इसको ख़रीदने की कोशिश करेंगे क्योंकि मिल्क इज़ अ बेसिक नेसेसिटी, हर एक बंदा इसको ख़रीदने की कोशिश करेगा। तो उस टाइम क्या होगा, हर एक तो ख़रीद नहीं पाएगा, इट मीन्स दो एक्सक्लूड हो जाएंगे। लेकिन वो दो जो है ना, दो बंदे, दो हाउस होल्ड, वो इस सप्लायर को ज़्यादा प्राइस पे करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनको ये बेसिक नीड है, इनको मिल्क की ज़रूरत है। इट मीन्स दैट प्रेशर किसके ऊपर आया, प्रेशर प्राइसेस के ऊपर आया। इट मीन्स दैट ये इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो गया, यह है इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो गया। ये किसकी वजह से हो गया, क्योंकि मनी सप्लाई इकोनॉमी में ज़्यादा हुई है। ठीक है, अब मनी सप्लाई को RBI CRR और SLR से कंट्रोल करेगी ताकि ये जो प्रोसेस है ना, मनी सप्लाई डिक्रीज़ होगा, लोगों के पास पैसा कम आ जाएगा, वो डिमांड कम करेंगे और वो अल्टीमेटली सप्लाई के करीब जाएगा और हमारी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, तो RBI इसको टारगेट करेगा, मनी सप्लाई जो इकोनॉमी में ज़्यादा हुई है उसको कम करने की कोशिश करेगा बाय यूजिंग CRR एंड SLR टूल्स। वो देखते हैं उसका मैकेनिज्म क्या है। यहाँ पे देखो, हमने देखा कि जो CRR है और SLR है, CRR जो और SLR जो है, इकोनॉमी में प्राइसेस इंक्रीज़ हैं मनी सप्लाई इंक्रीज़ होने की वजह से। ठीक है, इसको अब ये कंट्रोल करेंगे। देखो CRR क्या करेगी, RBI बढ़ाएगी, RBI इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए CRR को इंक्रीज़ करेगी। इसका मतलब है जो बैंक के पास जितने डिपॉजिट आ जाएंगे उनका ज़्यादा हिस्सा अब वो आइडियल कैश RBI के पास रखना पड़ेगा। इट मीन्स दैट जो NDTL का पार्ट जो है, NDTL उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो CRR रिक्वायरमेंट में जाएगा और अब लेस जो लोनेबल फंड्स बचेंगी कमर्शियल बैंक के पास लोगों को देने के लिए। ठीक है, जब जब उनके पास कम पैसा बचेगा, इट मीन्स दैट वो कम ही लोन भी देंगे। तो जब कम लोन देंगे उसका मतलब ये है कि
उसका मतलब ये है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा रहा है, उसकी क्वांटिटी को डिक्रीज़ किया जा रहा है बाय इंक्रीजिंग द सीआरआर, और लोगों के पास कम पैसा आ रहा है और उनका परचेजिंग पावर ही डिक्रीज़ हो रहा है, इसलिए वो डिमांड ही कम करेंगे और मनी सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगी, प्राइसेस अल्टीमेटली मतलब कंट्रोल में आ जाएंगी। सेम गोज़ विद एसएलआर। देखो अगर एसएलआर कंडीशन जो है, एसएलआर कंडीशन क्या करेगा, एसएलआर आरबीआई बढ़ाएगी, ठीक है। एसएलआर का मतलब यह है कि जो कमर्शियल बैंक्स जो है ना, कमर्शियल बैंक्स को अब ज़्यादा पैसा अपने पास रखना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और लोगों उसके पास लेस मनी विल बी अवेलेबल टू एडवांस द लोन टू द पब्लिक। अब उनके पास कम पैसा बचेगा लोगों को देने के लिए इन द फॉर्म ऑफ लोन। जब कम पैसा बचेगा इट मीन्स दैट मनी सप्लाई ही रिड्यूस हो जाएगी, इंजेक्ट कम होगी इकोनॉमी में, अल्टीमेटली मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी, पीपल के पास पैसा कम आ जाएगा। पैसा कम आने का मतलब यह है कि वो डिमांड ही कम करेगा, उनकी परचेजिंग पावर ही डाउन हुई होगी, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। यानी सिंपल तरीके से आपने याद रखना है, जब इन्फ्लेशन होगा बोथ सीआरआर एंड एसएलआर विल गेट रिड्यूस, सॉरी विल गेट इंक्रीज। एसएलआर और सीआरआर दोनों को आरबीआई इंक्रीज करेगा टू कम बैक द इन्फ्लेशन, ठीक है, और वाइस वर्सा इज द केस फॉर डिफ्लेशन, ठीक है। हाँ, जो मॉनेटरी पॉलिसी का है वो है एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2000 में, ठीक है। इसके 2 विंडोज़ हैं, यानी इसके अंडर 2 तरीके के विंडोज़ हैं। नंबर 1 वो क्या है, एलएएफ रेपो, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंडर जो रेपो रेट होता है, रेपो रेट, इसमें it is the interest rate at which RBI lends short-term loans to its client, keeping their securities as collateral। देखो RBI के क्लाइंट कौन कौन से हैं, RBI के क्लाइंट्स तमाम कमर्शियल बैंक्स हैं, नॉन बैंक्स जितने भी हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दो सेंट्रल गवर्नमेंट इज आल्सो ए क्लाइंट ऑफ आरबीआई एंड स्टेट गवर्नमेंट आल्सो आर द क्लाइंट्स ऑफ आरबीआई, ठीक है। ये चारों लोग क्या आरबीआई से लोन ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं, और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज ए कलेक्टर रख सकते हैं, ठीक है। गॉट इट, मतलब रेपो रेट क्या है, शॉर्ट टर्म लोन्स। पहली बात, शॉर्ट टर्म लोन्स देती है आरबीआई अपने क्लाइंट्स को, जितने भी आरबीआई के क्लाइंट्स हैं, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट में भी यही है, बट उल्टा। किस तरीके से, जब आरबीआई अपने क्लाइंट जो हैं वो उनके पास सरप्लस मनी होता है और वो सरप्लस मनी पार्क करते हैं आरबीआई के पास, ठीक है, उस रेट को रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। इट इज अ इंटरेस्ट रेट दैट द क्लाइंट्स अर्न व्हेन पार्किंग देयर सरप्लस फंड विद द आरबीआई फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यानी रेपो रेट में आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम याद रखना है, क्लाइंट्स याद रखना है, नॉट ओनली कमर्शियल बैंक्स बल्कि क्लाइंट्स, ठीक है। हम जैसे एसएलआर में हमने देखा था, उसमें सिर्फ एसएलआर कंडीशन कमर्शियल बैंक्स को ही रखनी पड़ती थी, ठीक है, और सीआरआर कंडीशन कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक से क्लाइंट्स को नहीं। यहाँ पे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के अंडर आरबीआई अपने क्लाइंट्स को लोन देती है और उनसे लोन लेती है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देखो, क्लाइंट्स एंटर इनटू द एग्रीमेंट विद आरबीआई टू purchase their government securities at a future date at higher predetermined prices. RBI cannot pledge their SLR quota government securities for their borrowing। देखो यहाँ पे क्या है कि जो क्लाइंट्स है ना, इसमें बैंक्स भी आते हैं और नॉन बैंक्स जितने भी क्लाइंट्स हैं, वो एक एग्रीमेंट साइन करते हैं आरबीआई से, आरबीआई के साथ। एग्रीमेंट में ये लिखा होता है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी हम प्लेज कर रहे हैं उसको हम फ्यूचर डेट पे क्या करते हैं, फ्यूचर डेट पे वापस लेंगे, एट ए हायर इंटरेस्ट रेट आपको इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक है। इस तरीके से मैकेनिज्म सिमिलर टू रेपो, आरबीआई गिव्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज ए कोलैटरल। यहाँ पे आरबीआई अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज ए कोलैटरल रखता है। यहाँ पे क्लाइंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज ए कोलैटरल रखते हैं और क्लाइंट्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज ए कोलैटरल रखते हैं, और फिर फ्यूचर डेट में आरबीआई से वो मतलब उनको वापस लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लेकिन हमने देखा था एसएलआर का कोटा जो है ना, एसएलआर पोर्टफोलियो है, एसएलआर में गोल्ड होता है, कैश होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ यहाँ पे क्लाइंट्स क्या मतलब प्लेज नहीं कर सकते हैं उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो कि एसएलआर का पार्ट है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ये एज ए कोलैटरल रखते हैं रेपो रेट में, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो के अंडर, ठीक है। लेकिन वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ नहीं रखते हैं जो कि एसएलआर का पार्ट बनी हुई हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखना।
बाकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उनके पास जो होंगी वो रख सकते हैं। नाउ रेपो इज कॉल्ड रेडी फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन, रेपो इज आवर पॉलिसी रेट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। आरबीआई इसी को यूज़ करती है बेसिकली एज ए, इसीलिए इसको पॉलिसी रेट भी कहा जाता है। रेपो रेट इंक्रीज और डिक्रीज करने में इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जाता है बाय द सेम प्रोसेस जो हमने बताया था कि मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, बैंक के पास पैसा कम बचता है लोन देने के लिए। जब कम ही पैसा बचेगा इट मीन्स दैट मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम इंजेक्ट होगी और अल्टीमेटली प्राइसेस के ऊपर इफेक्ट पड़ जाएगा, प्राइसेस डिक्रीज हो जाएंगी, इन्फ्लेशन टारगेट हो पाएगा। रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट की अगर हम बात करेंगे, रिवर्स रेपो होता है रेपो रेट से लेकिन कुछ परसेंट कम, यूजुअली इसको 25 बेसिस पॉइंट कम होता है। यानी अगर ये 4% है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट 3.75% होगा, ठीक है, यूजुअली ये रखा जाता है, ठीक है। यानी रेपो रेट माइनस x% इज इक्वल टू 25 बेसिस पॉइंट और 0.25%, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी टूल वो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एक्चुअल में है क्या? इट इज़ द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लेंड्स शॉर्ट टर्म loans to the scheduled commercial banks and regional rural banks with their SLR quota government securities as collateral। याद रखना, देखो ये शॉर्ट टर्म लोन होता है जब आरबीआई को, जब कमर्शियल बैंक लोन लेते हैं आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए, तो यहाँ पे एसएलआर कोटा की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनको कलेक्टरल रखा जा सकता है। याद रखना, रेपो में जब रेपो रेट के अंदर कमर्शियल बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन लेते थे जो अभी हमने पढ़ा, उसमें एसएलआर कोटा की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं वो प्लेज नहीं की जाती हैं। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं वो प्लेज की जाती हैं, लेकिन एसएलआर कोटा वाली नहीं, ठीक है। तो सेम गोज़ विद यहाँ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये भी एक विंडो है जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं अप टू द 1% ऑफ एनडीटीएल। याद रखना 1% ऑफ एनडीटीएल आरबीआई से मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से के अंडर लोन ले सकते हैं, 1% ऑफ एनडीटीएल। यानी कमर्शियल बैंक जब उनको ज़रूरत लोन की पड़ती है तो अगर वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के इस विंडो के थ्रू आरबीआई से लोन लेना चाहेंगे तो अप टू द 1% ऑफ देयर एनडीटीएल ये लोन ले सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन यहाँ पे वो एसएलआर की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एज ए कोलैटरल रख सकते हैं। लेकिन वही अगर वो रेपो रेट वाले विंडो के अंडर आरबीआई से लोन लेना चाहेंगे तो वहाँ पे वो एसएलआर कोटा में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है वो प्लेज नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन देम। और दूसरा डिफरेंस ये है कि जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का जो रेट है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द रेपो रेट। रेपो रेट के अंडर जो लोन लिया जाता है वो कम होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंडर। तो बेसिक आपने ये याद रखना है कि जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंडर ये हायर होता है कितने पॉइंट, 25 बेसिस पॉइंट। हम ये कह सकते हैं कि इक्वेशन हम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट इज इक्वल टू द रेपो रेट प्लस 0.25% या 25 बेसिस पॉइंट ज़्यादा होता है रेपो रेट से, ठीक है। दोनों शॉर्ट टर्म लोन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज ए कोलैटरल दोनों में रखी जाती हैं, बट रेपो रेट में एसएलआर कोटा की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज ए कोलैटरल नहीं रखी जाती हैं। लेकिन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंडर ये एसएलआर कोटा वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या कर सकते हैं, एज ए कोलैटरल रख सकते हैं, ठीक है। नाउ एक और चीज़ है, उर्जित पटेल कमेटी, ये इकोनॉमिस्ट थे और हेड कर रहे थे कमेटी को, उन्होंने एसडीएफ कंसेप्ट दिया। वो एसडीएफ क्या था? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इट इज़ सेम एज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बट यहाँ पे क्या होता है जब बैंक को शॉर्ट टर्म एक्सेस मनी होता है, सॉरी इट इज़ लाइक रिवर्स रेपो रेट इन द सेंस कि रिवर्स रेपो में कमर्शियल बैंक्स अपना जो एक्सेस मनी है वो आरबीआई के पास रखते हैं, ठीक है। सेम गोज विद स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। जब मोनेटाइजेशन के दौरान आरबीआई के पास इतनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ नहीं बची थी कि वो उनको कोलैटरल रख पाए, ठीक है, तो इस कंसेप्ट का यूज़ तब किया गया क्योंकि ये 2014 में कंसेप्ट आया, लेकिन उसको बाद में 2013 में आया, उसके बाद इसको यूज़ किया ड्यूरिंग मोनेटाइजेशन, ठीक है। मोनेटाइजेशन में क्या हुआ कि बहुत सारा बैंक के पास पैसा आया और उन्होंने आरबीआई के पास अब जमा करना था, ठीक है। तो वो किस विंडो के थ्रू जाते? वो जाते रिवर्स रेपो रेट के थ्रू। लेकिन रिवर्स रेपो रेट के थ्रू जब पैसा वो आरबीआई को देते हैं वो इंटरेस्ट कमाते हैं। लेकिन यहाँ पे एसडीएफ फैसिलिटी ये इसने प्रोवाइड किया कि यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आरबीआई ने प्लेज नहीं करी, बल्कि विदाउट कोलैटरल ही बैंक्स जो है अपना फंड पार्क करते हैं आरबीआई के पास शॉर्ट टर्म के लिए टू अर्न द इंटरेस्ट। सिंपली याद रखना है
यानी स्टैंडिंग डेवलपमेंट फैसिलिटी और रिवर्स रेपो में यही फ़र्क है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में कोई कलेटरल प्लेज नहीं की जाती हैं, अनलाइक द रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, अब आप ज़रा इस टेबल की तरफ देखो। अगर बैंक रेट की हम बात करेंगे, बैंक रेट आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था 1934 में। ठीक है, और अगर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये 2011 में आया था और रेपो रेट 2000 में आया था। ठीक है, व्हाट इज़ परसेंटेज ऑफ रेट? बैंक रेट सिंस 2012 बैंक रेट क्या था? बैंक रेट हमेशा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट के बराबर रहता है। यानी देखो, रेपो रेट जो है, रेपो रेट पॉलिसी रेट है, पॉलिसी रेट है, और बैंक रेट को कंसिडर किया जाता है पिनल रेट, पेनल्टी रेट, पिनल रेट या पेनल्टी रेट। जब कमर्शियल बैंक्स कंप्लाई नहीं करते हैं आरबीआई की डायरेक्शंस को, तो वो पिनल रेट यानी बैंक रेट के ऊपर उनका चार्ज करता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, जो पॉलिसी रेट और पिनल रेट में डिफरेंस है वो क्या है? वो होगा 0.25% या 25 बेसिस पॉइंट का। ठीक है, इट मीन्स दैट जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का रेट है इज इक्वल टू बैंक रेट, ये बैंक रेट के बराबर होगा, विच इज इक्वल टू रेपो रेट प्लस 0.25%। ये इक्वेशन आपने हमेशा याद कर रखना है। दोबारा मैं इसको लिखूंगा, बैंक रेट इज इक्वल टू मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट इज इक्वल टू रेपो रेट। दोनों जो रेपो रेट के बराबर होते हैं, लेकिन रेपो रेट से ज़्यादा होते हैं कितना? 0.25 बेसिस पॉइंट या 0.25%, 25 बेसिस पॉइंट या 0.25%। ठीक है, मे बी इस तरीके का क्वेश्चन जे कैसे भी पूछ लेगा। तो अगर आपको रेपो रेट पता होगा, इसका मतलब आपको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का रेट भी पता चलेगा और बैंक रेट का भी पता चलेगा। बैंक रेट इज़ नोन एज पिनल रेट और रेपो रेट इज़ नोन एज पॉलिसी रेट। पॉलिसी रेट इसलिए क्योंकि इससे आरबीआई प्रैक्टिकली यूज़ करके इन्फ्लेशन को टारगेट करता है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे देखिए, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेपो रेट प्लस X%। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड, रेपो रेट कौन डिसाइड करता है? जो हमने पहले उसमें पढ़ा था पहले लेक्चर में, वो MPC डिसाइड करता है। ठीक है, हु कैन बारो फ्रॉम आरबीआई? ओनली बैंक्स, यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंडर और बैंक रेट के अंडर कौन बारो करेगा आरबीआई से? सिर्फ बैंक्स। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन रेपो रेट के अंडर आरबीआई के क्लाइंट क्या करेंगे? आरबीआई से बारो कर सकते हैं। आरबीआई के क्लाइंट कौन कौन से हैं? आरबीआई के क्लाइंट हैं बैंक्स, नॉन बैंक्स, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। ये आपने डिफरेंस याद रखना है। रेपो रेट के अंडर आरबीआई के क्लाइंट बारो कर सकते हैं, लेकिन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट के अंडर सिर्फ बैंक ही आरबीआई से बारो कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे कोलैटरल रिक्वायर्ड है या नहीं? यहाँ पे आरबीआई रख भी सकता है और नहीं भी रख सकता है। ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंडर कोलैटरल क्या होती हैं? कोलैटरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होते हैं, एसएलआर कोटा से भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और ट्रेजरी भी रखते हैं, बट नॉट फ्रॉम एसएलआर कोटा। ये चीज़ हमेशा याद रखना, क्योंकि यही छोटे छोटे पॉइंट से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आपको पता चला, रेपो रेट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2000 में आया, आरबीआई के क्लाइंट यहाँ से बारो कर सकते हैं, और एसएलआर कोटा से यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कोलैटरल नहीं रखी जाती हैं, बल्कि अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 2011 ये होगा 25 बेसिस पॉइंट ज़्यादा किससे? रेपो रेट से। ओनली बैंक्स बारो कर सकते हैं, नॉट क्लाइंट्स। और यहाँ पे एसएलआर कोटा की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है वो प्लेज की जाती हैं। ठीक है, उसके बाद बैंक रेट के अंडर हम ये देख सकते हैं कि 1934 में ये आया। उसके अलावा 2012 में 2012 बैंक रेट इज इक्वल टू मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। ठीक है, और इसमें कोलैटरल रखी जाती हैं। अगर बैंक रेट की हम ड्यूरेशन की बात करेंगे, तो इसकी ड्यूरेशन लॉन्गर देन रेपो रेट। अगर हम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की ड्यूरेशन होती है, इट इज़ यूजुअली ओवरनाइट बेसिस, यानी 14 डेज तक। ठीक है, रेपो रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 14 डेज तक यहाँ से लोन हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ बैंक रेट में इसकी ड्यूरेशन लॉन्गर रहती है। इसलिए यहाँ हम कह सकते हैं कि बैंक रेट इज ए रेट एट विच आरबीआई लेंड्स लॉन्ग टर्म मनी टू द कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, यानी बैंक रेट के अंडर लॉन्ग टर्म हम लोन आरबीआई से ले सकते हैं, और यहाँ से इन दोनों विंडोज़ के अंडर हम शॉर्ट टर्म लोन आरबीआई से ले सकते हैं। प्राइमरी यूटिलिटी क्या है? ये यूज़ किया जाता है मेनली यूज़ पेनल्टी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बैंक रेट इज़ नोन एज पेनल रेट। ठीक है, ये इमरजेंसी बारोइंग है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा रेट इसका है। ठीक है, पेनल्टी और इसका रेट सेम। इमरजेंसी बारोइंग यूजिंग दियर सिक्योरिटीज़ फ्रॉम एसएलआर कोटा टू सर्टेन लिमिट। ठीक है, और यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग बाय ऑल क्लाइंट्स ऑफ आरबीआई, ये चीज़ आपने याद रखना है।
नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी टूल जो है वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। इन्फ्लेशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ सेल की जाती हैं ताकि मनी को सक किया जाएगा। सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मीन्स उसके बदले में वो मनी रिसीव करेंगे बैंक से। बाइंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मीन्स वो पैसा देंगे। इट मीन्स दैट मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। डिफ्लेशन में ऐसा ही किया जाता है, याद रखना। इन्फ्लेशन में सेल किया जाता है और डिफ्लेशन में बाई किया जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ओपन मार्केट ऑपरेशन और मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के तहत। आरबीआई बाइज एंड सेल्स यूनियन और स्टेट सिक्योरिटीज टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। अगर आरबीआई ने बाई करा, मनी सप्लाई इंक्रीज एंड लिक्विडिटी इंजेक्टेड इन द इकोनॉमी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को क्या करेगी? बाई करेगी। मीन्स कि कमर्शियल बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगी, उसके बदले में कमर्शियल बैंक को पैसा दे देगी। इट मीन्स दैट कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा, वो लोन एडवांस करेंगे पब्लिक को और मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। इस तरीके से मनी सप्लाई विल बी इंजेक्टेड इन द इकोनॉमी। अगर आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करी, इट मीन्स दैट सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी मीन्स मनी सप्लाई डिक्रीज होती है, क्योंकि वो कमर्शियल बैंक को सेल करेंगे, कमर्शियल बैंक उसके बदले में पैसा आरबीआई को दे देंगे, आरबीआई को पैसा दे देंगे। इट मीन्स दैट उनको अब पैसा कम बचेगा लोन देने के लिए, इसलिए मनी सप्लाई डिक्रीज होगी या एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट, ठीक है, बाय सेलिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये सिर्फ इतना कंसेप्ट है। उसके बाद मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम भी एक टूल है, मे बी ये भी पूछ सकते हैं। वो क्या है कि आरबीआई सेल्स स्पेशल टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स टू सक एक्सेस लिक्विडिटी इन द मार्केट, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में आपने सिर्फ याद रखना है कि शॉर्ट डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उनको आरबीआई क्या करेगी? सेल करेगी थ्रू मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के तहत और कमर्शियल बैंक से पैसा वसूल करेगी जब उसको लगेगा कि मतलब इमीडिएट एक्शन लेना है, मनी सप्लाई को सक करना है, तो वो इस विंडो के तहत जाएगा, मार्केट को स्टेबलाइज करने में हेल्प करेगा, मार्केट स्टेबलाइज स्कीम के तहत जाएगा और शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करेगा और लिक्विडिटी को सक करेगा फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। सो ये सारे क्या थे? ये क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ आरबीआई था, ठीक है। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि क्या आपको थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग हुई या नहीं। उसमें आप वीडियो को पॉज करेंगे और देखेंगे, अपना आंसर देंगे और कमेंट्स में अपना आंसर आप दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे देखो सीआरआर के बारे में क्वेश्चन है। कैश रिजर्व रेशियो रेफर्स टू द शेयर ऑफ एनडीटीएल दैट बैंक्स हैव टू होल्ड एज ए लिक्विड एसेट। यानी सीआरआर एक ऐसी चीज़ है और ये ऐसा पार्ट है एनडीटीएल का जो बैंक अपने पास रखते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट। दूसरा है द शेयर ऑफ एनडीटीएल दैट बैंक्स हैव टू होल्ड एज ए बैलेंस विद आरबीआई। आरबीआई के पास सीआरआर रखते हैं, ये भी एनडीटीएल का पार्ट है। द शेयर ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज दैट बैंक्स हैव टू होल्ड एज ए पार्ट ऑफ देयर कैश रिजर्व। मतलब बैंक अपने पास ही ये चीज़ रखता है एज ए पार्ट ऑफ कैश रिजर्व, एनडीटीएल का ये पार्ट है। द रेशियो ऑफ होल्डिंग टू रिजर्व ऑफ द बैंक्स। एप्रोप्रिएट ऑप्शन बताइए क्या है? देखो पहला ऑप्शन तो नहीं है, क्यों? क्योंकि सीआरआर हमें पता है कि सीआरआर आरबीआई के पास एक ऐसा अमाउंट होता है जो कमर्शियल बैंक रखते हैं और ये पार्ट होता है एनडीटीएल का, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पार्ट है एनडीटीएल का जो बैंक होल्ड करते हैं एज ए बैलेंस विद आरबीआई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एसएलआर। देखो टू मीट एसएलआर कंडीशन कमर्शियल बैंक मस्ट कीप कैश ओनली यहाँ पे है। जो एसएलआर है ना, एसएलआर में हम गोल्ड में रख सकते हैं, कैश में रख सकते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में रख सकते हैं, सिर्फ कैश ओनली में नहीं। कैश ओनली सिर्फ सीआरआर का पार्ट है, ठीक है। इट मीन्स दैट ऑप्शन 1 इज एलिमिनेटेड, ऑप्शन 1 एलिमिनेट करो, ऑप्शन बी भी एलिमिनेट करो, उसके बाद 2 और 3 बचा। एसएलआर इज मेंटेन्ड बाय द बैंक विद देमसेल्व्स, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ठीक है। ये ऐसा है कि हम इसको ये बैंक रखते हैं अपने पास, ठीक है, ये ठीक है। इट मीन्स दैट ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अब ऑप्शन 3 देखो, एसएलआर रिस्ट्रिक्ट करता है बैंक को ताकि वो मोर मनी इनटू द इकोनॉमी, उससे वो रिस्ट्रिक्ट करता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्यों? क्योंकि एसएलआर वो अपने पास रखते हैं, लोगों को पैसा नहीं देते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन, इसलिए ये एसएलआर रिस्ट्रिक्ट करता है बैंक को इकोनॉमी में पैसा डालने के लिए, उससे रिस्ट्रिक्ट करता है। नाउ सो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, when RBI reduces SLR by 50 basis point
विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन, क्या हो सकता है? देखो, SLR RBI ने रिड्यूस किया, SLR RBI ने रिड्यूस किया 0.5% या 50 बेसिस पॉइंट। इट मीन्स दैट बैंक के पास जो मनी है ना, NDTL अब बढ़ जाएगा। NDTL यानी जो उनको अब लोन देने के लिए पैसा है ना, वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि उनको SLR डिक्रीज हो गया, वो पब्लिक को ज़्यादा मनी दे सकते हैं। तो क्या हो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन? GDP ग्रोथ इंक्रीज ड्रास्टिकली। GDP ग्रोथ इंक्रीज होगी, क्या ड्रास्टिकली होगी? ड्रास्टिकली यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, एम्बिग्यूअस है, अभी हम देखते हैं इसको। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में ब्रिंग मोर कैपिटल इनटू आवर कंट्री, ये इसके रिलेटेड है ही नहीं। फॉरेन इंस्टीट्यूशन SLR का काम कुछ भी नहीं है, सो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज एलिमिनेटेड। शेड्यूल कमर्शियल बैंक में कट दियर लैंडिंग रेट्स। देखो, अब इनके पास सप्लाई ऑफ मनी फॉर लोन ज़्यादा होगा कमर्शियल बैंक के पास। इट मीन्स दैट ये क्या कर सकते हैं, लैंडिंग रेट को कम कर सकते हैं, और जिसका मकसद भी यही होता है। SLR रिड्यूस किया, इट मीन्स दैट RBI ने मार्केट को एसेस करके ये पाया कि मार्केट मनी सप्लाई कम है, इसलिए मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, इन रेट्स को डिक्रीज़ करना चाहिए। डिक्रीज़ करने के बाद कमर्शियल बैंक्स पब्लिक को लोअर इंटरेस्ट रेट पे लोन देते हैं, ताकि मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाएगी। सो ये करेक्ट है, ठीक है। इट में ड्रास्टिकली रिड्यूस द लिक्विडिटी टू द बैंकिंग सिस्टम, नहीं लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ तक ड्रास्टिकली का सवाल है, ड्रास्टिकली इंक्रीज नहीं होगी बल्कि स्लो होगी, क्योंकि बहुत कम 0.5% ही डिक्रीज हुआ होगा, डिक्रीज ही हुआ है। तो ड्रास्टिकली मीन्स सब्सटेंशियली तो ग्रोथ नहीं होगी बल्कि स्लोअर ग्रोथ होगी। सो दिस इज रॉन्ग, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए, अब हम क्वालिटेटिव टूल्स की बात करेंगे या डायरेक्ट क्रेडिट कंट्रोल की बात करेंगे, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई करती है। नाउ सबसे पहला टूल जो है क्वालिटेटिव टूल, वो है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन मीन्स परसुएशन और रिक्वेस्ट। ये बैंक कमर्शियल बैंक को रिक्वेस्ट करती है और या परस्यू करती है, ठीक है, इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए, ठीक है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग में RBI रिक्वेस्ट बैंक्स नॉट टू गिव लोन्स फॉर स्पेकुलेटिव एंड नॉन एसेंशियल पर्पजेज। यानी बैंक को ये रिक्वेस्ट करती है कि नॉन एसेंशियल पर्पज़ के लिए आप मनी लोन नहीं दीजिए, ताकि मनी सप्लाई उससे कंट्रोल हो सकती है, डायरेक्टली उनको बताती है। और जब डिफ्लेशन होगा तब क्या बताती है, तब बताती है RBI परसुएड कमर्शियल बैंक टू एक्सपेंड क्रेडिट फॉर डिफरेंट पर्पजेज, ठीक है। मतलब डिफरेंट पर्पजेज के लिए RBI बोलती है कि आप मनी को लेंड करो। ये मॉरल सुएशन का कंसेप्ट है, ठीक है। नाउ क्रेडिट रेशनिंग या रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, ये भी डायरेक्ट कंट्रोल है। इसमें क्या होता है, RBI सीक्स लिमिट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन एंड एडवांस। इसमें RBI कमर्शियल बैंक को बताती है, कमर्शियल बैंक्स को बताता है कि मैक्सिमम आप कितना लोन्स दे सकते हैं, उसकी लिमिट बता सकते हैं, ठीक है। या फिक्स सीलिंग फॉर स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ लोन एंड एडवांसेस, या उस लोन की मतलब सीलिंग को फिक्स रख सकते हैं कि इतना आप लोन्स दे सकते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट लोन आप दे सकते हैं, ठीक है। ये है क्रेडिट, यानी क्रेडिट को रेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें एक कंसेप्ट आ जाता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का कंसेप्ट ये है कि कमर्शियल बैंक आफ्टर SLR और CRR रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद जो लोनेबल फंड्स होती हैं उनको, उसमें से 40% जो कि लीगली बाइंडिंग है, 40% तक उनको प्रायोरिटी सेक्टर में लोन देने हैं, जैसे एग्रीकल्चर, वुमेन्स एम्पावरमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह, या इसके अलावा जो भी RBI नोटिफाई करे कि प्रायोरिटी सेक्टर इस टाइम कौन है, एजुकेशन वगैरह, ठीक है। उस सेक्टर में हर बैंक को, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, डिफरेंट ये रेट्स हो सकते हैं, लेकिन 40% ये है। RBI बताता है कि आपने जितना भी आप लोन देंगे उसका 40% आपने इन प्रायोरिटी सेक्टर को लैंड करना है, ठीक है। इसको क्रेडिट रेशनिंग भी कहा जाता है। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। कंज्यूमर क्रेडिट को रेगुलेट करता है, ये भी सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है या डायरेक्ट क्रेडिट कंट्रोल है या क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। इसमें क्या है, देखो, कंज्यूमर क्या करते हैं, कंज्यूमर बैंक से क्या करते हैं, क्रेडिट पे कुछ चीज़ें लेते हैं। जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल की अगर बात की जाए, कंज्यूमर ड्यूरेबल यानी कार्स, रेफ्रिजरेटर्स, लैपटॉप्स वगैरह, जितने भी ये चीज़ें हैं ड्यूरेबल्स, दीज आर अवेलेबल ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस थ्रू द बैंकिंग क्रेडिट। इसी को कंज्यूमर क्रेडिट कहा जाता है। तो RBI इसको किस तरीके से रेगुलेट करेगा? देखो, अगर इन्फ्लेशन होगा उस टाइम RBI क्या करेगा, जब प्राइसेस ज़्यादा हैं ड्यू टू द हाई डिमांड फॉर ड्यूरेबल्स,
क्योंकि इनकी डिमांड ज़्यादा है इसलिए प्राइसेस के ऊपर इंक्रीज प्रेशर है और प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। इस प्राइसेस को कम करने के लिए आरबीआई बोलेगा कमर्शियल बैंक्स को कि आपने इंक्रीज़ करनी है डाउन पेमेंट्स। ठीक है, जैसे आप कार लेते हैं, कोई भी व्हीकल लेते हैं, उसके बाद आप मतलब सारा कैश पे नहीं करते हैं बल्कि पहले कुछ डाउन पेमेंट देते हैं, उसके बाद इंस्टॉलमेंट में बाकी पैसा दे देते हैं। तो इस डाउन पेमेंट को क्या करेगा आरबीआई बोलेगा कमर्शियल बैंक को इसको इंक्रीज़ करना है। ठीक है, मतलब डाउन पेमेंट आपको इंक्रीज़ करनी है और रिड्यूसिंग द इंस्टॉलमेंट ऑफ पेमेंट, यानी अगर 5 लाख है उसको आपने 50 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। आरबीआई बोलेगा इसको 10 इंस्टॉलमेंट में आपने अब पे करना है। कमर्शियल बैंक को ये डायरेक्शन देगा। ठीक है, कि जो भी क्रेडिट लेगा तो उसको आपने क्या करना है, उसको इंस्टॉलमेंट रिड्यूस करनी है और गैप बिटवीन द इंस्टॉलमेंट इस टाइम को भी आरबीआई डायरेक्ट करता है कमर्शियल बैंक्स को कि इसको भी आपने रिड्यूस करना है। इससे क्या होगा, इनकी डिमांड के ऊपर अल्टीमेटली इफेक्ट पड़ जाएगा, इनकी कंज्यूमर क्रेडिट को वो कंट्रोल में लाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली क्या होगा, मनी सप्लाई इकोनॉमी में रिड्यूस हो जाएगी, यानी डिमांड कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। नाउ अगर डिफ्लेशन होगा तो डाउन पेमेंट डिक्रीज की जाएगी, यानी डिमांड को बढ़ावा दिया जाएगा और इंस्टॉलमेंट इंक्रीज की जाएंगी, बहुत सारी इंस्टॉलमेंट में इसको पे करना पड़ेगा फिर। ठीक है, इसलिए डिफ्लेशन में ताकि ग्रोथ को हमने क्या करना है, रिवाइव करना है, तो हमें इस तरीके से क्रेडिट को रेगुलेट करना है कि डाउन पेमेंट हम एक तो डाउन पेमेंट हम क्या कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। दूसरा ये कि इंस्टॉलमेंट के बीच का जो टाइम है वो भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। फिर है डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्शन ये है कि व्हेन कमर्शियल बैंक डज नॉट फॉलो द डायरेक्शन फ्रॉम आरबीआई तो दे गेट पेनलाइज्ड इन द सेंस कि उनको पेनल रेट के हिसाब से, यानी बैंक रेट के हिसाब से उनको पेनल्टी देनी पड़ती है। ठीक है, नाउ मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है। मार्जिन रिक्वायरमेंट इज़ अ वेरी गुड कंसेप्ट। इसमें यह है कि यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत यह है कि जब एक होता है कमर्शियल बैंक, एक होता है इंडिविजुअल। जब कमर्शियल बैंक इंडिविजुअल को लोन देते हैं, क्या देते हैं, लोन देते हैं, लोन के ऊपर इंडिविजुअल को एज ए कुछ चीज़ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, उसको कोलैटरल कहते हैं, सिक्योरिटी कहते हैं या मॉर्टगेज कहते हैं। ठीक है, अब सपोज लोन जो दिया गया उसकी वैल्यू 1,50,000 था। ठीक है, और कोलैटरल जो रखी गई एज ए सिक्योरिटी उसकी वैल्यू 2 लाख है। ठीक है, ये कोलैटरल की वैल्यू इसलिए ज़्यादा रखी जाती है क्योंकि कंज्यूमर इंड्यूस होता है कि मुझे ये पे करना पड़ेगा, मतलब उसको पे करने के लिए ये मोटिवेट रखा जाता है कि मैंने ज़्यादा यहाँ से देना है, अगर मैं डिफ़ॉल्टर बन गया तो इसलिए कोलैटरल या सिक्योरिटी की वैल्यू ज़्यादा रखी जाती है और इसी डिफरेंस को क्या कहा जाता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट कहा जाता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट यही है कि आरबीआई डायरेक्ट करेगी कमर्शियल बैंक्स को कि जब भी आप लोन देंगे तो मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ करेंगे, मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिचुएशन। अगर इन्फ्लेशन होगा तो मार्केट में मनी सप्लाई ऑलरेडी ज़्यादा होगी तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, और रिवर्स विल बी इन केस ऑफ डिफ्लेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट को डिक्रीज किया जाएगा ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लें और इकोनॉमी में मनी इंजेक्ट की जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। नाउ अब हम देखेंगे कि आरबीआई के डिफरेंट स्टांसेस, मॉनेटरी पॉलिसी के डिफरेंट स्टांसेस क्या रहते हैं। ठीक है, पहला स्टांस जो है वो है accommodative stance. Accommodative stance means the central bank is prepared to expand money supply to boost the economic growth. देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट अप देना है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है। इट मीन्स दैट मनी सप्लाई को इंक्रीज किया जाएगा। जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगी और इंटरेस्ट रेट या रिजर्व रेट जितने भी हैं वो डिक्रीज किए जाएंगे, तो इस स्टांस को क्या कहा जाता है, अकोमोडेटिव स्टांस और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया था। ठीक है, द सेंट्रल बैंक यूजिंग अकोमोडेटिव स्टांस और accommodative policy period is willing to cut interest rate and rate hike is ruled out. यानी इसमें इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ किया जाता है ताकि लोग लोअर इंटरेस्ट रेट पे ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे और मनी इकोनॉमी में इंजेक्ट हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट लोग ज़्यादा करेंगे और अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ रिवाइव हो जाएगी। तो अकोमोडेटिव स्टांस आपने सिर्फ याद रखना है कि मनी सप्लाई को इंक्रीज़ किया जाता है और इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज़ किया जाता है सॉरी, इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज़ करने के बाद मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होती है और इकोनॉमी रिवाइव हो जाती है। ठीक है, दिस इज अकोमोडेटिव स्टांस। न्यूट्रल स्टांस क्या है? न्यूट्रल स्टांस ये है कि इट सजेस्ट दैट द सेंट्रल बैंक कैन ईदर कट रेट और इंक्रीज रेट। इट इज़ अडॉप्टेड व्हेन द पॉलिसी प्रायोरिटी इज इक्वल ऑन बोथ इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ। देखो, जब गवर्नमेंट इन्फ्लेशन और ग्रोथ दोनों को प्रायोरिटी बेस पे रखना चाहती है, अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है। ठीक है, अगर ग्रोथ को इंक्रीज करना है
तो मनी सप्लाई को भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मनी सप्लाई इंक्रीज़ करेगी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, ठीक है। अगर दोनों प्रायोरिटी सेक्टर पे हैं, दोनों प्रायोरिटी बेसिस पे हैं, सॉरी प्रायोरिटी बेस पे अगर दोनों हैं, इट मीन्स दैट या तो वो इंक्रीज़ कर सकती है इंटरेस्ट रेट को, या तो इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज़ कर सकती है, ठीक है। तो ये न्यूट्रल है दोनों के लिए, इन्फ्लेशन टारगेटिंग और ग्रोथ के लिए, दोनों के लिए ये जो है सेम है, पॉलिसी स्टांस सेम है, ठीक है ना। अगर हाउकिश होगी, हाउकिश स्टांस का मतलब ये है कि इंडिकेट्स दैट सेंट्रल बैंक टॉप प्रायोरिटी इज़ टू कीप इन्फ्लेशन लो। वो ग्रोथ का क्या करते हैं, ग्रोथ को नहीं देखिए, ग्रोथ को कंसिडर नहीं करेगी, बल्कि इन्फ्लेशन को टारगेट करने की कोशिश करेगी, इन्फ्लेशन को लो रखने की कोशिश करेगी। इन्फ्लेशन लो रखने के लिए मनी सप्लाई को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, मनी सप्लाई डिक्रीज़ करना पड़ेगा, इट मीन्स दैट रेट्स जो हैं, जो कैश रिजर्व रेट SLR और रेपो रेट्स हैं, इसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। दैट्स वाई उसके बाद ही कमर्शियल बैंक के पास कम पैसे होंगे लोन देने के लिए, अल्टीमेटली इन्फ्लेशन टारगेट किया जाता है। इसको कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी भी कहा जाता है। मतलब ये मनी सप्लाई डिक्रीज करना और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करना इज हाउ की स्टांस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी आर कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, ठीक है। ड्यूज डिमांड, इसको टाइट मॉनेटरी पॉलिसी भी कहा जाता है। इसके अलावा आरबीआई क्या करेगी, रेपो रेट इंक्रीज करेगी, इट मीन्स दैट कमर्शियल बैंक्स जो है उनका लेंडिंग रेट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, लेस डिमांड फॉर लोन्स, अल्टीमेटली मनी इन्फ्लेशन टारगेट हो जाएगा मनी सप्लाई डिक्रीज होने के, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी। इसका हमने देखा पॉलिसी स्टांसेस भी देखे हमने, इसके हमने देखे मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क और मॉनेटरी पॉलिसी का नेचर, ये सब कुछ हमने देख लिया, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट लेक्चर अब हमारा होगा वो है MCQs ऑन मॉनेटरी पॉलिसी। सो स्टे ट्यून्ड विद CA Latif's Academy। अल्लाह हाफिज़।